तो बच्चों एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने एक नया और अमेजिंग वीडियो लेकर के। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि जो चीज समझाने, ये जो चैप्टर है वो आपके लिए तो आसान है, लेकिन टीचर के समझाने के लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि एनसीईआरटी इसको पूरी तरह समझा सकती नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसा बोलना पड़ेगा मुझे कि बच्चों ये ऐसा होता ही है, इसको हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि कुछ चीजें इसकी ऐसी हैं जो आप लोग क्या करोगे अंडर ग्रेजुएशन में जब जाओगे तब पढ़ोगे उसके बारे में। लेकिन मैं तब भी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें फील करा दूं, आपको रियल में लगने लगे कि ये चैप्टर है क्या। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पढ़ेंगे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल के इक्वेशंस और बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ेंगे। और इस लेक्चर को मैं कोशिश करूंगा एक कहानी की तरह आपको बताने का, ताकि आपको ये चीजें याद रहे, कहानी आपको याद रहे। और कहानी याद रखना आसान होता है इन कंपैरिजन टू साइंस। साइंस को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं इसको कहानी की तरह पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ताकि चीजें आपको समझ में आने लगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमारे ये भी साथ में है, एसीपी सर भी हमारे साथ में आज के लेक्चर में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, अभी आएंगे एसीपी धीरे धीरे करके। तो देखो क्या होता था बच्चों, 1831 में माइकल फैराडे ने क्या बोला, अपने एक लॉ दिया कि अगर आपका कहीं मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है, ठीक है, क्या बोला, गिव्स फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू विच चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ये उन्होंने बताया था। ठीक है, क्या बोला था बच्चों कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ जनरेट होगा, सबको पता है, ये चीजें सबको पता होंगी। तो अब कैसे होता है, क्या होता है देखते हैं। ईएमएफ जनरेट होता है, अब ईएमएफ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक कैसे पहुंचेंगे, यहां पर देखने वाली बात है। सबसे पहले देखो, मान लो ये एक लूप है, ठीक है, लूप, ये तो कहीं से कहीं तक लूप नहीं दिख रहा है, मान लेते हैं बच्चों लूप लूप लूप, हाँ ये क्या है, एक लूप है। इस लूप का कलर थोड़ा बढ़िया करेंगे, एक लूप है, ठीक है, चलो हाँ ये एक लूप है बच्चों। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इनसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इसकी इंक्रीज हो रही है। बी क्या हो रहा है बच्चों, ये जो बी है वो अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, बी इज इंक्रीजिंग इनवर्ड। ठीक है, ये जो बी है वो अंदर ही अंदर बढ़ रहा है। अब जब भी बी अंदर ही अंदर बढ़ेगा, इस लूप को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए मैं इसके बाहर भी एक लूप बना देता हूँ, ताकि आपको देखो फील पूरी बनी रहनी चाहिए, चीजें कम समझ में आए चलेगा, लेकिन फीलिंग के साथ कंप्रोमाइज नहीं। चलो उसको फ्रेम की कलर कम कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है बच्चों, अंदर ही अंदर क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी, अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा। और करंट इंड्यूस्ड जहां होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, कोई बता सकता है? सर देखो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो क्या करेंगे, हाथ को रखेंगे, अंगूठे को क्या रखेंगे, बाहर की तरफ, और फिंगर को कर्ल करेंगे, तो करंट कहां पे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट कहां फ्लो होगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जहां पे करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे आई फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जब करंट फ्लो हुआ बच्चों, तो करंट फ्लो हुआ और करंट के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी। क्या करंट फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी या नहीं आएगी? जाहिर सी बात है आएगी। अब देखो कैसे आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं आपको समझाता हूँ। करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। मतलब करंट फ्लो होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन जिधर बहते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो अगर इस पॉइंट पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, टेंजेंशियल होगी, बनेगी। ये चीज आप एग्री कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैथमेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, ईएमएफ का फॉर्मूला, सॉरी हमने क्या पढ़ा था, ईएमएफ का फॉर्मूला, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये हमने पढ़ा था। ये क्या आप लोगों को याद है? और हमने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा है, एक फॉर्मूला और पढ़ रखा है, याद रखना आप लोग। V इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं, E इज इक्वल टू, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है बच्चों, E इज इक्वल टू होता है V बाई डी। V मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। V मतलब ये E भी क्या है, पोटेंशियल ही है। E भी क्या चीज है बच्चों, पोटेंशियल ही है। जो जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वही है, ये भी वही है। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है। तो V इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आता है, V और D के बीच में रिलेशन, V और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन ये आता है। तो हम इसको इंटीग्रेट अगर कर दें तो कुछ ऐसा बनता है, V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डी EDL लेंथ होता है ना, L लेंथ होता है, ये जो होता है बच्चों ये लेंथ होता है। एक बार और आपको क्लियर थोड़ा समझा दूँ, एक बार और अच्छे से समझते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू V अपॉन L। V मतलब L मतलब लेंथ हो जाता है। अब अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, EL। अब dV इज इक्वल टू क्या बन जाता है, dV इज इक्वल टू बन जाता है EDL। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
ई डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। तो इस v की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाइव अपॉन, अच्छा अब डायरेक्शन ले रहे हैं, माइनस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन को अगर ना भी ले तो भी। अब देखो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रही है, समझ में आ रहा है। ये देखो इससे मैंने रिलेट कर दिया, अब फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, दोनों के बीच में रिलेशन मिल गया। यही क्या है बच्चों, माइकल फैराडेज लॉ, माइकल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये लॉ किसने दिया था, माइकल फैराडे ने, ये हमने पढ़ा भी था पहले भी, ठीक है, पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखा है। अब आगे देखिए, अब क्या, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने पढ़ा, अभी पीछे जो हमने पढ़ा वही था ये टॉपिक, ये वापस से हेडिंग आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया मैक्सवेल ने, क्या बोला, मैक्सवेल ने ये फाइंड आउट किया कि अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो रही है, जाहिर सी बात है, तो उन्होंने क्या बोला कि नेचर जो है वो बहुत सिमेट्रिक है, अगर एक चीज करने से दूसरी चीज हो रही है तो दूसरी चीज करने से पहली चीज भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या फैराडे ने क्या बोला था, अगर मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या आएगी बच्चों, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड बोलो तो उससे क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अब क्या हुआ, मैक्सवेल ने क्या बोला कि ऐसा भी होना चाहिए कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करें तो हमारे पास हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिलनी चाहिए, ये चीज उन्होंने बोल दिया। अब बोलने से इनके क्या कोई बिलीव करता, बोलने से तो कोई भी बिलीव नहीं करता, किसी कैसे तो मैं भी बोल दूं कि न्यूटन का सेकंड लॉ झूठ है, कोई बिलीव करेगा नहीं, इसके लिए मुझे क्या करके दिखाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो एक्सपेरिमेंट कैसे किया मैक्सवेल ने, क्या चीज की दिखाता हूं आपको। सेटअप क्या बनाया एक्सपेरिमेंट का, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले दो प्लेट्स ले ली, दो प्लेट्स ले ली, एक प्लेट ऐसे रख ली और इस प्लेट का कलर चेंज कर दिया उन्होंने कलर मैंने चेंज कर दिया सर, अरे यार मजा नहीं आ रहा है, हाँ ऐसा कलर कर दिया, और ऐसे ही एक और प्लेट ली, उसको इधर लगा दिया, ठीक है, उसको उधर लगा दिया और इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया दोनों प्लेट्स को, ऐसे ऐसे ऐसे, ये समथिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा दिख रहा है कि नहीं, प्लेट्स को थोड़ा थोड़ा पास कर देते तो और क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा, और पास भाई पास, ठीक है। अरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा ही नहीं दिखता है बस खाली, कोई भी दो प्लेट्स होनी चाहिए, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए, दोनों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल देते हैं। तो ये कुछ कैपेसिटर जैसा दिख रहा है। अब देखो क्या होता है बच्चों, इसको जब बैटरी से जोड़ा, ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो वाली प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। कैसे पॉजिटिवली चार्ज होगी, क्योंकि ये जो होगा इधर इसके पास जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो सब क्या होंगे, इधर आना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल सारे नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, जब नेगेटिव चार्ज यहाँ से खिंचाएंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा इधर ऐसे। और ये वाली प्लेट देखो, इस ये सब पॉजिटिव चार्ज को खींचेगी तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अरे किसी बॉडी से नेगेटिव चार्ज निकल जाए तो वो पॉजिटिवली चार्ज जाती है, और पॉजिटिव चार्ज निकल जाए तो नेगेटिवली चार्ज जाएगी, और समय के साथ साथ इसके चार्ज बढ़ेंगे घटेंगे बढ़ते रहेंगे ना, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा, इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा, तो इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते रहेंगे और इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ते रहेंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव हो गए तो क्या बन गई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई बच्चों, क्या हो गया, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या बन गई बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ठीक है। अब ये सेटअप से उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना लिया, एक पॉजिटिव था नेगेटिव था, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ठीक है। अब मैक्सवेल साहब ने ये तो बना लिया, अब क्या किया, अब उन्होंने देखा कि यहाँ पर यहाँ पे एक ए पॉइंट ले लिया बच्चों, ए पॉइंट लिया और यहाँ पे देखा मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और यहाँ पे एक कंपास भी रखा, तो कंपास रखने में बच्चों नीडल क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई, जाहिर सी बात होगी क्योंकि इस वायर में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। अब कैसे करंट फ्लो हो रहा है, देखो नेगेटिव चार्ज इधर है तो करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा, सपोज करो पॉजिटिव से नेगेटिव ही करंट जाता है तो इधर क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा, छोटा छोटा करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। अब किसी तार में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती ही होती है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर किसी भी तार में करंट का फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और कैसा होगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे कुछ होगा, ऊपर से बाहर की तरफ आ रही होगी, नीचे से अंदर की तरफ जा रही होगी, वो हमें मतलब नहीं है, डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, वो मतलब नहीं है। लेकिन आपको ये तो पता है मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन, निडल बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, निडल उतनी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, उतनी ज्यादा निडल घूमेगी जितना इंटेंसिटी होगी। तो उन्होंने देखा, यहाँ पर रख करके देखा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, ग्लिच क्या भाई, हाथ लग गया था तो रिकॉर्डिंग थोड़ा रुक गई थी। अब क्या होगा, क्या होता है बच्चों, ये एम्पियर ने ये लॉ दिया था ना अपना, वो निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या था, एक लूप बनाओ। अब इस लूप से कितना करंट जा रहा होगा, जो इस तार से करंट जा रहा है आई जा रहा है, तो आई इनसाइड की जगह हम क्या रख सकते हैं, आई रख सकते हैं, और डीएल मतलब इसका इस लूप का एरिया रख देंगे। यही तो होता है बच्चों, एम्पियर ने ये लॉ दिया था, एम्पियर आपने पढ़ रखा होगा यार,
एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ रखा होगा। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट में मुझे निकालना था, यहाँ पे एक ए पॉइंट था निकालना, तो इसके अराउंड क्या बना देते हैं, एक एम्पियर लूप बना देते हैं। अब इस एम्पियर लूप से जितना करंट पास हो रहा है उतना क्या बनाएंगे, जितना करंट पास हो रहा है ऐसे लिखेंगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, बस इतना। अब ज्यादा डीप में नहीं घुसेंगे, वो आपने पढ़ रखा होगा। अब बाकी देखो, अब उन्होंने देखा यहाँ पर, अब देखो अब आगे इसी कंपास को, मैक्सवेल सामने इसी कंपास को क्या क्या उठा नहीं सकते हैं कंपास को यार, बड़ी दिक्कत है। चलो क्या किया, अब ऐसा ही कंपास, मतलब सेम कंपास को थोड़ा आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बी, और कंपास को उठाए लाके यहाँ रख दिया, कंपास को उठाए लाके यहाँ रख दिया। अब देखो हैरानी वाली बात क्या हुई, क्या इस जगह पे कोई करंट है? अरे यहाँ पे तो कोई तार से जुड़ा ही नहीं है ना, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यहाँ कोई करंट ही नहीं है। तो यहाँ पे जब करंट नहीं है, एम्पियर साहब के हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ कोई करंट नहीं है, करंट नहीं है तो इस बी पॉइंट पे, मान लो ए पॉइंट पे तो आ गई थी मैग्नेटिक फील्ड, तो इस बी पॉइंट पे क्या होना चाहिए था, बी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो आनी चाहिए, क्योंकि आई क्या है बच्चों, जीरो है। यहाँ कोई करंट है ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो आनी चाहिए। लेकिन जब मैक्सवेल ने पकड़ा, इस नीडल को उठाया, मतलब इस कंपास को उठाया, यहाँ रखा, तो देखो कंपास उसी डायरेक्शन में एक तो डिफ्लेक्ट हो रहा था, और जितना पहले डिफ्लेक्ट हो रहा था उतना ही हो रहा था। अब यहाँ तो यहाँ पे अगर मैं एम्पियर लूप बनाऊं भी, एम्पियर लूप बनाओगे तो इसके अंदर कोई करंट आ रहा है लूप के अंदर, जब लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, आई इनसाइड कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए बी पॉइंट पे। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे क्या होनी चाहिए, जीरो। लेकिन जब मैक्सवेल ने इसको उठा के कंपास को यहाँ रखा, तो नीडल अब भी घूम रही थी, और जितनी पहले घूम रही थी ए पॉइंट पे, उतना ही बी पॉइंट पे भी घूम रही थी। तो मैक्सवेल को ये तो पता चल गया कि इस जगह पे भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब वो गए लोगों के पास, बोला उन्होंने कि देखो जब चेंज इन मैग्नेटिक, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज निकल रहा है जा रहा है तो चेंज हो रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। अब उन्होंने ये बात जाकर के बोली, अपना एक्सपेरिमेंट लोगों को दिखाया, तो उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने उनको क्या बोला, क्या बक रहे हो भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जब करंट नहीं है, चलो आप का मान ले रहे हैं नीडल विडल डिफ्लेक्ट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ करंट नहीं है। एम्पियर ने क्या बोला था, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, हम आपकी बात मानेंगे ही नहीं। करंट है ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मान लें, ये गलत बोल रहे हो आप। एक्सपेरिमेंट सब करके दिखा रहे थे, लेकिन लोगों ने क्या मान लिया था, एम्पियर को मानते थे, वो बड़े साइंटिस्ट थे उस टाइम के, तो उसकी बात मानते। अभी मैं आपसे बोलूं अचानक से आगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ गलत है, और कितना भी उसको प्रूफ करने की कोशिश करूं तो आप लोग जल्दी नहीं मानोगे। किसी चीज को गलत कहने पे आप लोग जल्दी नहीं मानोगे उस चीज को कि हाँ न्यूटन गलत है। तो मैक्सवेल के साथ भी यही प्रॉब्लम आई, लोगों ने बोलना शुरू किया भाई क्या बक रहे हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, सब चीज तुम्हारी सही है, लेकिन जब करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी कहां से। तो अब मैक्सवेल थे स्मार्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अपनी बात को प्रूव करूंगा, जैसा लोग सुनना चाहते हैं मैं वैसे ही इस चीज को बताऊंगा। उन्होंने बोला कि अभी तक जो आप करंट पढ़ते आ रहे थे, आपने क्या पढ़ा था, करंट, कन्वेंशनल करंट, जो कि क्या होता था, dq अपॉन dt, ये आपने अभी तक पढ़ा था। ये करंट अलग है, ये करंट बच्चों क्या है, अलग है। इसको क्या बोलते हैं हम, कन्वेंशनल करंट। और एक नए तरह का भी करंट होता है, जो करंट कहां से आता है, जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करते हैं तो एक नए तरह का करंट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक और करंट नया आता है, एक नए करंट की जन्म दे दिया इन्होंने, क्या बोला, वो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। लोगों ने क्या बोला था, उनको क्या बोल के इनकी थ्योरी रिजेक्ट की थी, यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ करंट तो है, लेकिन जो आप करंट अभी तक बोल रहे थे, कन्वेंशनल करंट जो आपने पढ़ा था, वो करंट नहीं है, यहाँ पे एक नए तरह का करंट है जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो आया कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज हो रही है इस जगह पर, तो एक नया करंट यहाँ पे पैदा हो गया, जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, उन्होंने नाम दे दिया। अब उसका फॉर्मूला भी उन्होंने निकाला था, उन्होंने फॉर्मूला उसका क्या निकाला था, डिस्प्लेसमेंट करंट का, एप्सिलॉन नॉट d∅, और ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, अपॉन dt, ये निकाला। और ये कैसे निकला था, एक्सपेरिमेंट से निकला था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर करके देखते गए निकल गया करंट, ये फॉर्मूला करंट का। तो ये क्या था, नए तरह का। उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग नहीं मानते हो, करंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ सकती, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे करंट है, लेकिन जो आपने आज तक करंट पढ़ा था वो करंट नहीं है, एक नया टाइप का करंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट है। और डिस्प्लेसमेंट करंट है मतलब यहाँ करंट है, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी ही आएगी। अब तो मानोगे इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक करंट है बच्चों, इस जगह पे क्या है, जो कन्वेंशनल करंट, जो हमारा ट्रेडिशनल करंट था वो, और यहाँ पर कौन सा करंट है, एक नया करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब इस जगह पे करंट है, इस लूप के अंदर भी करंट है, लेकिन कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इस जगह पे, वो किसके बराबर है, कन्वेंशनल करंट के बराबर है। देखो कुछ है नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ भी नहीं है, अपनी बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने बना दिया। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? यहाँ देखो डिफिनेशन भी है डिस्प्लेसमेंट करंट की, ठीक है। यहाँ पहले ये चीज सुन लेते हैं। मैक्सवेल सेड नॉट ओनली करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फ्लक्स ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या था, करंट बस खाली नहीं प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या चेंज इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अब ऐसे बोलो इस बात को, या तो ऐसे बोलो या फिर ऐसे बोलो
कि जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करता है और डिस्प्लेसमेंट करंट से मैग्नेटिक फील्ड आती है। समझ में आ रहा है? तो यही बात है। बाकी डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है? करंट ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज, दोनों एक ही चीज तो है। फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो उनके चेंज होने से जो भी करंट आ रहा है उस करंट को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आया ये चीज? अगर ये समझ में आई है तो खुश हो जाइए आप लोग। अब आगे क्या चीज है? आगे हम ये चीज प्रूव करके दिखाने, मैंने क्या बोला था अभी, कन्वेंशनल करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है। अब ये चीज हमारा सवाल आता है कि सर इसको प्रूव करके दिखाइए। आपने मुंह से तो बोल दिया, और जब मैक्सवेल जैसे आदमी के मुंह की बात नहीं मानेंगे तो आप मेरी बात क्या मानोगे? मेरी क्या औकात है उनके सामने? तो देखो प्रूव करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? बाकी देखना, डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर है? इसके बराबर ही आपको प्रूव करना है। अब देखिएगा आईसी क्या होता है? आईसी बच्चों कन्वेंशनल करंट क्या होता है? डी क्यू अपॉन dt, डी क्यू अपॉन dt। और ऐसे ही जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, अभी सर आपने बताया डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में dt, ये होता है। ठीक है, इतना तो पता है हमें। अब देखो ये होता है फाई, वो क्या होता है? ई डॉट, क्या किसके बराबर होता है बच्चों? ई डॉट ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ई डॉट ए के बराबर होता है। अब देखिएगा थोड़ी सी चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा। मान लो ये पैरेलल प्लेट्स है, ये पैरेलल प्लेट्स, इनका एरिया ए है, इनका भी एरिया ए है। तो इसकी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो क्या होती है बच्चों? प्लेट का पढ़ाया था, याद आ रहा होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस वाली प्लेट का भी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब देखो, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इसमें भी 3 जा रही है, इसमें भी 3 जा रही है, मतलब दोनों पे क्या है? अरे इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज से दूर जाती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने क्या निकल के आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जोड़ोगे दोनों को तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मैं अगले लाइन में लिख देता हूँ। हमने जो देखा था डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट होता है सर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है अपॉन डी टी, ये हमने देखा था अभी। तो आपने अभी बताया कि हम फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स को लिख सकते हैं ई डॉट ए, ई डॉट ए ही फ्लक्स होता है। अगर आपको याद हो पुरानी चीज़ें नहीं याद है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? अब ई क्या होता है देखते हैं। ई सर होता है एप्सिलॉन नॉट डी। ई आपने अभी जस्ट बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल मिला जुला करके अपॉन में क्या हो जाएगा? डी टी। अच्छा अब देखो कांस्टेंट क्या क्या चीजें हैं? एरिया प्लेट की कांस्टेंट है कि बाहर निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालेंगे, या भी हाँ ठीक है बाहर निकाल लो, अच्छा रहेगा, थोड़ा आसानी रहेगी। अब अगर बाहर निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट, जैसे चल नहीं रहा है बढ़िया, ऐसे ही बनाएंगे हम, कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे। तो आई डी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी। अच्छा सिग्मा क्या होता है बच्चों? सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन एरिया होता है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। आपने पीछे पढ़ रखा हो, सारी चीजें पीछे हैं, बस आप लोग क्या करते हो? रिवाइज नहीं करते हो, चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? क्यू अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन सिग्मा की जगह क्या लिखा है? क्यू अपॉन ए, चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, क्यू अपॉन ए सिग्मा की जगह लिख दिया। और यहाँ पर ए पहले से था, ए से ए गया। अच्छा नीचे क्या है? डी टी बचा हुआ है, डी टी को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो आई डी क्या हो जाएगा? आई डी इज इक्वल टू, ठीक, अब देखो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचा? डी क्यू अपॉन डी टी। क्या ये कट गया? और ये क्या कन्वेंशनल करंट के बराबर आ गया? क्या दोनों चीजें आपस में बराबर? तो आप लोगों को ये बातें समझ में आएंगे। अगर समझ में आएंगे तो कमेंट में आप लोग एक थम्स अप कर दीजिए। कमेंट में क्या थम्स अप करेंगे? वीडियो पे लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए सर समझ में आया, फीलिंग आएगी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल का स्ट्रगल समझ में आया। इसे गरीब बच्चे के लिए एक लाइक तो मिल ही सकता है मैक्सवेल जैसे। अब क्या किया? अब मैक्सवेल आगे भाव में क्या गया, मतलब अच्छा काम ही किया इन्होंने। क्या हुआ? इन्होंने अब कहा कि एम्पियर सर्किटल लॉ तो गलत है। एम्पियर ने क्या बोला था? गलत है। एम्पियर ने क्या बोला था बच्चों? एम्पियर ने बोला था कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, यही बोला था। तो अब क्या बोला मैक्सवेल ने? क्या बोला कि ये चीज तो अभी गलत है, पूरी तरह गलत नहीं है, मतलब ये गलत है। ठीक है, लॉजिकली क्या ये गलत है? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फेल हो गए थे ये चीज बताने में। ये देखो इनका ये वाला फॉर्मूला
इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई वो बताने में फेल हो गया था इनका ये फॉर्मूला। उनका ये फॉर्मूला क्या हो गया था बच्चों, फेल हो गया था ये चीज बताने में। तो क्या हुआ, एम्पियर सर्कुलर लॉ तो एक तरह से गलत हो गया, गलत प्रूफ हो गया। तो मैक्सवेल एक अच्छे आदमी थे, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ये नहीं बोला कि गलत, करेक्शन नहीं बोला, क्या बोला, मॉडिफिकेशन। क्या बोला कि हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सही कर देते हैं। एम्पियर अपनी जगह सही थे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सही करेंगे। और इन्होंने नाम भी क्या दिया था, एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। एम्पियर का नाम तब भी क्या रखा था, ऊपर ही रखा था। ठीक है, आज के जमाने में क्या होता है, लोग अपना नाम ऊपर रखते हैं और वो का नाम नीचे रख देते हैं। इन्होंने क्या किया कि आपका ही है, एम्पियर ने सारी खोज की थी, मैंने तो थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, इसलिए नाम उनका ऊपर होना चाहिए। अब देखिए कैसे होगा, क्या क्या किया था। देखो यहाँ पे वापस से मैं वो फिगर बनाऊंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सबसे पहले पेज पे बनाया है। अब यहाँ देखना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, कन्वेंशनल करंट आ रहा है, कन्वेंशनल करंट आ रहा है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कन्वेंशनल। ठीक है, अब देखो अगले वाले पार्ट में ये ए पॉइंट पे है। अब अगर बी पॉइंट पे बोलूँ, यहाँ पे एक ए पॉइंट हुआ करता था, याद करो, यहाँ पे एक बी पॉइंट हुआ करता था। अगर बी पॉइंट पे बोला जाए तो अगेन फॉर्मूला क्या रहेगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब यहाँ पे करंट कौन सा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब मैक्सवेल ने क्या किया, इन दोनों को आपस में मिला दिया, इन दोनों को आपस में मिला करके जो नई इक्वेशन बनाई वो बनाई बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, दोनों क्या किया बच्चों, आपस में जोड़ दिए, और ये आपकी बन गई नई इक्वेशन मैक्सवेल साहब की। ये क्या हो रहा है भाई, ये मैक्सवेल जी की नई इक्वेशन आ गई आपके सामने, गर्मा गर्म। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपके सामने, ये बन गई इक्वेशन। अब देखो इससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी, नहीं। अगर इस जगह पे हम देखें, इस पॉइंट में मैं देखूं तो आईडी है ही नहीं, तो आईडी जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट में देखो आईसी है ही नहीं, तो आईसी जीरो हो जाएगा। बात तो वही है, बात तो सेम ही आएगा वापस। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो इसको जोड़ जाड़ करके मैक्सवेल ने एक मॉडिफाई किया, मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, और उसको नाम क्या दिया, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। ठीक है, समझ में आ रहा है, एग्जाम में आ सकता है ये फॉर्मूला लिखने के लिए। ठीक, अब देखो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक आध न्यूमेरिकल हो जाए क्या। न्यूमेरिकल से पहले हम डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट, इट इज नॉट कन्वेंशनल करंट। ठीक है, ये कन्वेंशनल करंट नहीं है। अब इसको करंट क्यों बोलते हैं, इसको करंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये कन्वेंशनल जो हम पढ़ते आ रहे थे वो करंट नहीं है, ये एक नए तरह का करंट है। और इसको करंट बोला क्यों किया, क्योंकि इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और करंट की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, और दूसरा इट इज एग्जिस्ट ओनली देयर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है तभी डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। अगर चेंज होना बंद हो गया, अगर स्टेशनरी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा। चेंज हो रहा है, बढ़ रही है, घट रही है, कुछ चेंज हो रहा है, तभी जाकर के क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब स्टेशनरी कंडीशन में नहीं आता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सेम चल रही हो तब नहीं आता है। अब अगला देखो, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टुगेदर विथ कंडीशनल, कन्वेंशनल होना चाहिए ना, कन्वेंशनल करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब क्या हुआ, जैसे अभी तक आप कैपेसिटर देख रहे थे, कैपेसिटर आप अगर देख रहे थे अभी तक, क्या हो गया, क्या तीसरा वाला यही है। तीसरा वाला अगर एक बार और डिमांड है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट स्टेशनरी कंडीशन, इसी का तो उल्टा है। इसने क्या बोला कि अगर चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तभी आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये क्या बोला कि अगर चेंज नहीं हो रहा है स्टेशनरी, मतलब क्या है, रुका हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा। समझ में आया। अब देखो अगला क्या था, टुगेदर, दोनों मिल करके क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपेसिटर हुआ करता था, आपके मन में नहीं आया होगा सवाल, कोई बात नहीं। कैपेसिटर हुआ करता, यहाँ से करंट आता था, यहाँ पार तो हो जाता था करंट, लेकिन यहाँ बीच में तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, तो पार कैसे हो रहा है, ये सवाल मन में आना चाहिए था, लेकिन आपके मन में नहीं आया। तो ये क्या हो रहा है, कैसे पार हो रहा है, यहाँ तक तो कौन जिम्मेदारी संभाल रहा है, कन्वेंशनल करंट, इसके आगे कौन जिम्मेदारी संभाल रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट, और फिर यहाँ से फिर से कन्वेंशनल करंट। मतलब इस सब मिल करके इसको क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ में आया, दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। बाकी अगला सवाल क्या है, अब ये सवाल पे आ जाते हैं। हमारा टॉपिक तो हो गया है, बस एक दो चीजें और बची है, वो देख लेंगे। एक बार बस मैं देख लूं कि वीडियो चल रहा है या फिर सही वीडियो, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या है, अब वोल्टेज बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड। क्या है कैपेसिटेंस बच्चों इसकी, सी क्या दे रखा है, 1.0 म्यू। ठीक है, इस चेंजिंग विद द रेट, मतलब चेंज दे रखा है पोटेंशियल का, तो डीवी अपॉन dt, टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो टाइम के साथ चेंज तो यही लिखेंगे ना, वोल्टेज पर सेकंड 5 वोल्ट पर सेकंड।
और क्या दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट की आपको वैल्यू निकाल के दिखानी है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, क्या होता है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का, बोलो जल्दी से, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन, यही होता है डी फाई अपॉन डी टी ही होता है। अब देखो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें अगर हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई डॉट ए अपॉन में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, ई डॉट ए अपॉन डी, यहाँ पे करता हूँ, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ए अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, डी, ई डॉट ए अपॉन में डी टी। अच्छा आपने अभी जस्ट देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है वी बाई डी, वी बाई डी होता है कि नहीं, बताओ इसे, होता नहीं है वी बाई डी, अभी जस्ट हमने थोड़े वी बाई एल ही देखा होगा, चलो ठीक है यार, वी बाई एल देखा आपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वी बाई एल लिख सकता हूँ क्या मैं, लिख देता हूँ यार, पूछना क्या है इसमें, तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी डी वी एल ए, डी वी एल ए, ठीक है, डी वी एल ए, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे सही है सब कुछ। अब क्या हो जाएगा डी टी, अभी हमें ई और एल क्या है, लेंथ दोनों के बीच, लेंथ मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन हमेशा सेम रहेगा, एल मतलब क्या है दोनों के बीच का सेपरेशन, और ई मतलब क्या है एरिया, ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकालूंगा, कांस्टेंट को क्या कर सकता हूँ बच्चों, बाहर निकाल सकता हूँ, तो आई डी क्या हो जाएगा, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पहले से बाहर है, ए बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, और यहाँ क्या बच्चा डी वी अपॉन डी, डी वी अपॉन डी टी। अच्छा इन सबको मिला के हम कैपेसिटेंस बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ना ए अपॉन एल, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, तो मैं इसको मिला के क्या बोल दूंगा बच्चों, ये चीज़ मिटा दूं क्या, मिटाने से अच्छा इसको ऊपर पहुंचा दो, ऊपर मतलब यहीं बोर्ड पे ही रहेगा बच्चों, ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा ऊपर नहीं पहुंचाएंगे। अब देखना तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, आई डी इज इक्वल टू सी कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एल क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, इसको लिख लिया, इज इक्वल और डी वी अपॉन डी। अच्छा डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू भी देखिए, कैपेसिटेंस भी दे रखा है, कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 5, तो 1 इंटू 5 मतलब 5 ही आना चाहिए, 1 इंटू 5 मतलब 5 ही आना चाहिए। अब माइक्रो में ये भी दे रखा है आंसर, माइक्रो में तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई है, क्या शुरू से पूरा क्या भाई, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, ये चीज मैंने लिखी, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे डीवी अपॉन डी टी ये दे रखा है, डीवी अपॉन डी टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल दे रखा है, और कैपेसिटेंस दे रखा है, जो चीजें गिवन थी वो हमने लिख लिया, ठीक है, मैं फॉर्मूला ही एक तरह से डेराइव करवा रहा हूँ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, फाइव को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, ई डॉट ए लिख सकते हैं फाइव को, और ई मतलब क्या होता है वी अपॉन एल, ई की जगह क्या लिख दिया, वी अपॉन एल लिख दिया। अब एल ए और एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गए, एल ए और एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटेंस बन जाते हैं, वी अंदर ही रहेगा, वी क्योंकि चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो डी वी अपॉन डी टी, और इसकी वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। अब आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, नया डिस्प्लेसमेंट करंट का एक नया फॉर्मूला है सी डी वी अपॉन डी टी, सी डी वी अपॉन डी टी, ये क्या है नया फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का, याद कर लेना, इसको बार बार डेराइव थोड़ी करोगे एग्जाम में, इसको याद कर लेना डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी सवाल की तरफ। सवाल नहीं है क्या, अरे सवाल ही नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ जाते हैं हमारे, ये 4 इक्वेशन मैक्सवेल ने दी थी, लेकिन इन चारों में से कोई भी मैक्सवेल ने खुद नहीं बनाई थी, ठीक है। इन चारों देखो 4 इक्वेशन में क्या किया उन्होंने, पूरा इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म सबको क्या कर दिया, एक साथ कंबाइन कर दिया 4 इक्वेशन में, और चारों आपके लिए नई नहीं है, सब आप लोग पढ़ चुके हो। पहली इक्वेशन क्या है, पहली क्या है, ई डॉट डी ए, ये गॉस लॉ, गॉस लॉ आपने पढ़ा होगा, ये पहली इक्वेशन हो गई गॉस लॉ। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये ज्यादा लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, गॉस लॉ तो सबने पढ़ा होगा। गॉस लॉ ये अभी पिक्सेलेट दिख रही है क्या वीडियो में, वीडियो में सही दिख रही है, ठीक है, यहाँ मुझे सामने बहुत पिक्सेलेट दिख रही है। अब ये मैग्नेटिज्म के लिए भी था गॉस लॉ का, क्या था फॉर्मूला, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट बी डॉट डी ए होगा ना, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म के लिए भी दिया था, ये बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया था क्योंकि था भी नहीं उतना बढ़िया। बी डॉट डी ए इज इक्वल टू था म्यू नॉट, देखो ई डॉट डी ए, हाँ ये उसके बराबर था 0 के बराबर, बस खाली 0 के बराबर इसका से लिख दिया, क्या होता था 0 के बराबर होता है। क्यों देखो गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ बच्चों क्या देता है कि कितना फ्लक्स अंदर है, फ्लक्स इनसाइड, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आप देखो, गॉस लॉ क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन देखो क्या, अगर कहीं पर भी कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, अगर कोई भी चार्ज नहीं है या कोई भी फ्लक्स नहीं है, तो उसका जो ई वो क्या होता है, बी डॉट ई डॉट डी ए वो किसके बराबर आता था, 0 के बराबर आता था। जब चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, चार्ज इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
जो चार्ज इनसाइड, अगर कुछ चार्ज क्लोज हो रहा है अंदर, अगर अंदर चार्ज है तो उस चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके अंदर, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ही उसके अंदर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, तभी गॉस लॉ आपका वैलिड होगा, अदरवाइज गॉस लॉ वैलिड नहीं हो पाएगा। अब जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स अगर बाहर भी निकल जाए, अच्छा बाहर जाने वाले जो फ्लक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो उसको पॉजिटिव ले रहे हैं और अंदर वाले आने वाले फ्लक्स को अगर नेगेटिव ले रहे हैं, ऐसे ले सकते हैं ना, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लो, अगर बाहर जाने वाले को पॉजिटिव लिया तो अंदर आने वाले को नेगेटिव ले लो, हमारे क्या है कन्वेंशनल साइन लेते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन है। अब बाकी देखना, अगर मैग्नेटिक में देखें, मैग्नेटिज्म में देखें, तो अगर मैं इस एक मैग्नेट को अंदर ला करके रख दूं, इसके पास नॉर्थ पोल है और इसके पास साउथ पोल है, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है, नॉर्थ पोल से दूर जा रहा है, और साउथ पोल के क्या आता है, अंदर आता है, साउथ पोल के क्या आता है बच्चों, अंदर की तरफ आता है। तो जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना ही फ्लक्स अंदर आ जा रहा है, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो इसमें नेट फ्लक्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, इसमें कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बच रहा है। इसलिए जो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म था उसका मतलब था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो होता है। और बाकी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, बाकी इक्वेशंस आपने पढ़ रखी हैं आसानी से। तो आई होप ये चीज, अब ये देखो ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ, इन्होंने मैंने क्या भी बताया आपको, एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। अच्छा, मैंने जो आपको बताया वो बताया इस तरह से, मैंने जो आपको बताया वो बताया म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, ऐसे बताया, तो इसने और मॉडिफाई करके लिख दिया है बी डॉट डी एल, म्यू नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी, और क्या किया है, अब आई डी की वैल्यू रख दी है, आई डी की वैल्यू रख दी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी, तो ऐसे ही रहेगा, आई डी की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी, ये होती है, ठीक है। तो इस तरह से मॉडिफाई करके लिख दिया अच्छे से। तो आपको याद क्या रखना है, ये वाला इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है, सॉरी ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो क्या स्लाइड्स हो गई हमारी खत्म, हाँ बिल्कुल स्लाइड हो गई है हमारी खत्म। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने, आपने गौर किया होगा इस बात पे कि आज हम लोगों ने ईएम वेव्स के बारे में कुछ चीज़ नहीं देखी, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन था थोड़ा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट समझना था। अब यहीं से आगे कहानी कंटिन्यू होगी और किसके बारे में हम पहुंच जाएंगे, ईएम वेव्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।